हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जिसके अंदर हम करेंगे केन्स ने जो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन दिया है, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं अभोग का मनोवैज्ञानिक नियम। तो इसके अंदर हम अभोग का मनोवैज्ञानिक नियम जो है उसको समझेंगे, उसकी मान्यताएं क्या हैं, उस नियम की व्याख्या, उस नियम का कथन क्या है, उस नियम से क्या निष्कर्ष निकलता है, और उसी तरह क्या है। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेरी ऐप है, एडुसम ऐप है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है ये कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्ट्रक्चर कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन व्हिच इज गिवन बाय केन्स। अभोग का मनोवैज्ञानिक नियम हमें क्या बताता है? तो ये केन्स का आधारभूत नियम है। ये नियम हमें ये बताता है कि जब आय बढ़ती है, जब हमारी इनकम बढ़ती है, तो कंजम्पशन भी बढ़ती है। बट तो कंजम्पशन उस रेशो से नहीं बढ़ती जिस रेशो से हमारी आमदन बढ़ती है। तो केन्स का आधारभूत नियम हमें ये बताता है कि आय बढ़ती है, उपभोग भी बढ़ता है, परंतु उपभोग में होने वाली वृद्धि आय में होने वाली वृद्धि से कम होती है। और समाज की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति इस प्रकार की है कि जब कुल वास्तविक आय में वृद्धि होती है, तो कुल उपभोग में भी वृद्धि होती है। इसके अंदर कोई शंका नहीं है कि वास्तविक आय जब बढ़ती है तो कुल उपभोग भी बढ़ता है, परंतु उतना उपभोग नहीं बढ़ता जितनी की हमारी आमदन के अंदर वृद्धि होती है। इसको इंग्लिश में हम इस तरह से कह सकते हैं, द साइकोलॉजी ऑफ द कम्युनिटी सच दैट व्हेन एग्रीगेट रियल इनकम इज इंक्रीज्ड, एग्रीगेट कंजम्पशन इज आल्सो इंक्रीज बट नॉट बाय सो मच एज इनकम। तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब हमारी आमदन बढ़ती है, जब हमारी आय बढ़ती है, तो हमारा उपभोग भी बढ़ता है, परंतु उपभोग उस रेशो के अंदर नहीं बढ़ता जिस रेशो के अंदर हमारी आय बढ़ती है। उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम केन्स ने इस तरह से भी बताया है कि ये एक मनोवैज्ञानिक आधारभूत नियम है, जिस पर प्रथम मानव स्वभाव का ज्ञान तथा अनुभव और उसी तरह विस्तृत तथ्यों के आधार पर आध्यात्मिक विश्वास के साथ हम निर्भर कर सकते हैं। ये बताता है कि जब औसतन आय में वृद्धि होती है, तो उपभोग में भी वृद्धि होती है, परंतु उतनी नहीं होती जितनी कि आय में वृद्धि होती है। तो हम कह सकते हैं कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है सकारात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, परंतु वो इकाई से कम होती है। The fundamental psychological law upon which we are entitled to depend with great confidence, both a priori from our knowledge of human nature, from the detailed fact of experience, that men are disposed as a rule on the average to increase their consumption as their income increases, but not by much as the increase in the income. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि औसतन आय जब हमारी बढ़ती है, तो उपभोग भी बढ़ता है, बट उस रेशो से नहीं बढ़ता जिस रेशो से हमारी औसतन आमदन के अंदर वृद्धि होती है। उसी तरह हम देखते हैं कि ये अभो का मनोवैज्ञानिक नियम जो है इन मान्यताओं के ऊपर आधारित है। मनोवैज्ञानिक तथा संस्थागत अवस्था में परिवर्तन नहीं हो। नो चेंज इन साइकोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्स। आय सिर्फ देखो आय में वृद्धि होती है, बाकी जो दूसरी चीजें होती हैं जैसे जनसंख्या है, मनुष्य की आदतें हैं, रुचियां हैं, फैशन है, रीति रिवाज है, आय का वितरण है, कीमतें आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो स्थिर रहते हैं। और दूसरा हम ये कहते हैं ये इसकी आधारभूत जो है मान्यता है। और ये जो नियम है सामान्य परिस्थिति के अंदर लागू होता है। उस वक्त अर्थव्यवस्था के अंदर किसी प्रकार का युद्ध, शीत युद्ध, महामंदी, तेजी, राजनीतिक अतल कुतल नहीं होनी चाहिए, सामान्य परिस्थिति होनी चाहिए। और तीसरी जो इसकी मान्यता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित स्वर्ण पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, जिसके अंदर जो लोग हैं वो अपनी मर्जी से कोई भी चीज खरीद सकते हैं, उनके ऊपर मतलब यहाँ पे सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। जो पूर्ण रूप से मुक्त होती है, संपन्न होती है, वहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है कि वो चाहे जो
उपभोग कर सकते हैं। इसकी व्याख्या हम इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे इनकम जो है, आय जो है करोड़ के अंदर दी है, उपभोग भी करोड़ के अंदर है, सेविंग भी करोड़ के अंदर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शुरू के अंदर जब हमारी आय जो है 0 है, तो कंज़म्पशन 0 नहीं होती, कंज़म्पशन 50 है। ये जो है ऑटोनॉमस कंज़म्पशन होती है, ये इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ पे जब हमारे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं होता, हम कुछ ना कुछ खर्चा करते हैं, तो हमारी जो पास्ट सेविंग होती है उसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पास्ट सेविंग 50 जो है उसको हमने यूज़ किया है। जब हमारी इनकम 50 हो जाती है तो हमारी कंज़म्पशन 75 है, जो कि अब वो इनकम से ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी हम प्रीवियस सेविंग को यूज़ करते हैं। जब हमारी इनकम जो है 100 हो जाती है, तो हमारी कंज़म्पशन भी बढ़ के 100 हो जाती है और वहाँ पे हमारी सेविंग 0 हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे-जैसे हमारी इनकम तो 50 से इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन कंज़म्पशन जो है 25 से इंक्रीज़ हो रही है। इनकम बढ़ती है, कंज़म्पशन भी बढ़ती है, बट उस रेशियो के अंदर नहीं बढ़ती। जब हमारी इनकम बढ़ती है, तो वो 2 भागों में विभाजित हो जाती है, कंज़म्पशन एंड सेविंग। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सेविंग जो है 25 से इंक्रीज़ हो रही है। इसी को हम डायग्राम के अंदर जो है इस तरह से शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये जो है हमारी ओएक्स पे हम इनकम लेते हैं और ओवाई पे हम कंजम्पशन एंड सेविंग लेते हैं। ये 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो है एग्रीगेट सप्लाई जो है इनकम रेखा जाती है, आउटपुट रेखा जाती है। तो सेविंग जो है यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे ये नेगेटिव है और कंजम्पशन जो है ओरिजिन से नहीं शुरू होती, यहाँ से शुरू होती है। इसका मतलब है कि हम जो पुरानी सेविंग है उसको यूज़ कर रहे हैं, हमारी सेविंग नेगेटिव है। यहाँ पे जाके हमारी इनकम और कंजम्पशन बराबर हो जाते हैं, तो सेविंग 0 हो जाती है, फिर उसके बाद सेविंग इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमारी इनकम Y1 से Y2 हो जाती है, तो कंजम्पशन बढ़ती है, बट उस रेशो के अंदर हमारी इनकम जो है इतनी बड़ी है, लेकिन हमारी जो कंजम्पशन है वो DY1 है। इनकम हमारी AY1 है और उसी तरह ये वाला हिस्सा जो है ये हमारी बचत है। इसी तरह जब हमारी इनकम Y2 से Y3 हो जाती है, तो ये देखो जो कंजम्पशन कर्व है वो हमारी इनकम रेखा के नीचे है, जो बताता है कि कंजम्पशन बढ़ती तो है बट उस रेशो से नहीं बढ़ती, जिस रेशो से हमारी इनकम बढ़ती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि GY3 जो है हमारी इनकम है और कंजम्पशन हमारी DY3 है और उसी तरह ये वाला हिस्सा जो है हमारी सेविंग। तो ये नियम का जो कथन है कि कुल उपभोग में कुल आय की अपेक्षा कम वृद्धि होती है। इसका कारण ये होता है कि लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाती है और जब हमारी आय बढ़ती है तो उपभोग का खर्चा उतना ज्यादा नहीं बढ़ता। आय की वृद्धि को हम उपभोग और बचत में बांट सकते हैं, जैसे ये चेंज इन इनकम है, तो ये चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग है। तीसरा जो है कुल आय में वृद्धि होने के कारण बचत और उपभोग में पहले से कमी नहीं हो सकती। ये कदापि नहीं हो सकता कि आपकी आय बढ़ेगी और उसके साथ आपका उपभोग भी कम हो जाएगा और सेविंग भी कम हो जाएगी। जब कुल आय में वृद्धि होगी तो बचत और उपभोग भी जो है पहले से ज़्यादा होंगे। हाँ, जिस रेशो में आय बढ़ती है उस रेशो के अंदर उपभोग बढ़ता है, बट उस रेशो के अंदर उपभोग नहीं बढ़ता। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसके ये जो हमने कंजम्पशन फंक्शन किया है, इसका भोग का जो मनोवैज्ञानिक नियम है, इससे क्या नतीजे निकाल सकते हैं, किस क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अभोग प्रवृत्ति का महत्व क्या है, अभोग फलन का महत्व क्या है, उसको हम समझ सकते हैं। तो ये हमें बताता है कि जो निवेश है, उसका हमारे फ्यूचर के अंदर स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंट है। तो अल्पकाल के अंदर क्या होता है, अभोग में स्थिरता पाई जाती है। अगर हमने क्योंकि एग्रीगेट डिमांड जो होती है, हमारी एग्रीगेट सप्लाई से कम होती है। अगर हमने रोज़गार को बढ़ाना है तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर उपभोग में स्थिरता पाई जाती है, तो रोजगार को बढ़ाने के लिए हमें निवेश को बढ़ाना पड़ता है। तो निवेश का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इससे क्या होता है, हमारी आय भी बढ़ती है और रोजगार भी बढ़ता है। और उसी तरह सामान्य अति उत्पादन और बेरोजगार की संभावना होती है। देखो, कुल आय जब बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ता है, बट उतनी वृद्धि नहीं होती जितनी की आय में बढ़ती है। और जिसके कारण क्या होता है कि कुल मांग जो होती है हमारी एग्रीगेट सप्लाई से कम होती है। जिसका जितना उत्पादन होता है वो सारा का सारा खरीदा नहीं जाता, कुछ बच जाता है, तो जिसको काफी कम कीमतों पे बेचना पड़ता है। और सीमांत या भोग प्रवृत्ति जो है हमारी इकाई से कम होती है। और क्योंकि अति उत्पादन हो जाता है, वो बिक नहीं पाता, तो प्रोड्यूसर अगली बार कम प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं।
तो जिससे क्या होता है कि बेरोज़गारी भी पाई जाती है। और ये जो नियम है से का खंडन भी करता है कि पूर्ति अपनी माँग का निर्माण खुद करती है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हमेशा कुल माँग और कुल पूर्ति एक दूसरे के बराबर नहीं होते। उपभोग का जो मनोवैज्ञानिक नियम है ये हमें बताता है कि आय बढ़ती है, उपभोग भी बढ़ता है बट उस रेशो से नहीं बढ़ता। तो सीमांत भोग प्रवृत्ति जो होती है 1 से कम होती है। तो ज़रूरी नहीं होता कि कुल माँग कुल पूर्ति के बराबर हो। तो ये से के नियम की क्रिटिसिज़्म भी करता है कि से के नियम के मुताबिक कुल जो पूर्ति होती है वो माँग का निर्माण नहीं कर सकती क्योंकि सारा का सारा माल जो है बच बिकता नहीं है क्योंकि वहाँ पे जिस रेशो के अंदर हमारी आमदन बढ़ती है उस रेशो के अंदर हमारा भोग बढ़ता नहीं है। और उसी तरह पूंजी की सीमांत उत्पादकता में भी कमी होती है। ये नियम हमें बताता है कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता में कमी क्यों होती है। देखो जब निवेश में वृद्धि होती है तो उत्पादन तथा आय में भी वृद्धि होती है। परंतु लोग उपभोग को उस अनुपात में नहीं बढ़ाते, जिस अनुपात में हमारी आमदन बढ़ती है और जिसकी वजह से क्या होता है कि कुल माँग जो है कम हो जाती है। और उसी तरह जब हमारी कुल माँग कम हो जाती है, तो माल काफ़ी सारा हमारे पास बच जाता है, तो उत्पादकों को उसको सस्ते दामों पर बेचना पड़ता है और जिसके कारण उनकी लाभ की जो आशंसा होती है, एक्सपेक्टेशन होती है, वो कम हो जाती है। तो लाभ की आशंसा होने की वजह से क्या होता है कि वो कम निवेश करते हैं और जिसके कारण क्या होता है कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता भी कम हो जाती है। और उसी तरह अल्प रोजगार संतुलन की वो अवस्था है जिसके अंदर पूर्ण रोजगार क्योंकि जो परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं वो कहते हैं कि संतुलन पूर्ण रोजगार की अवस्था में होता है। तो पूर्ण रोजगार से पहले ही अल्प रोजगार संतुलन की अवस्था में भी संतुलन हो सकता है। कुल मांग तथा कुल पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। कुल मांग जो है 2 कारणों की वजह से कम होती है। एक तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोगों की लाभ की आशंसा एक्सपेक्टेशन कम होती है, जिसकी वजह से निवेश कम होता है। और दूसरा है कि जितनी आय में वृद्धि होती है, उतनी उपभोग में वृद्धि नहीं होती। उपभोग तथा निवेश दोनों के कम होने की वजह से कुल मांग जो है, वो कम हो जाती है। और उसी तरह अधिक बचत में अंतर। देखो जब उन्नत अर्थव्यवस्था होती है तो वहाँ पे क्या होता है क्योंकि हमें पता है कि जो बचत है वो ज़्यादा होती है क्योंकि लोगों को जब प्रॉफ़िट होने की एक्सपेक्टेशन नहीं होती तो वो सेविंग ज़्यादा करते हैं, वो निवेश के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाती। तो कुल माँग जो होती है कुल पूर्ति की तुलना में कम होती है और जिसके कारण बेरोज़गारी तथा मंदी फैलने का भी डर होता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो व्यापार चक्र होते हैं, जो बिज़नेस साइकिल जैसे ये जो है, ये उच्चतम सीमा है और ये जो है निम्नतम सीमा है। उच्चतम सीमा पे अंदर क्या होता है कि हमारी आय जो है मैक्सिमम होती है, बट जिस रेशो से हमारी आय बढ़ती है, उस रेशो से हमारा उपभोग नहीं होता। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि कुल माँग कुल पूर्ति से कम होती है, तो ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। लेकिन जब ये निम्नतम बिंदु पे पहुँचता है, तब आय बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। बट लोगों को अपना एक लाइफ़स्टाइल जीने की आदत पड़ चुकी होती है, तो वो उसको पहले जैसा ही बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए उपभोग के अंदर जो है, इतनी कमी नहीं होती। तो धीरे-धीरे क्या होता है कि ये रिकवरी के मोड में आ जाता है। दीर्घकालीन गतिहीनता, जब आय में होने वाली वृद्धि की तुलना देखो जब आय में वृद्धि होती है तो उस रेशो से उपभोग जो है नहीं बढ़ता, उपभोग बढ़ता है। तो बचत बट उस रेशो से नहीं बढ़ता तो बचत जो होती है बहुत तेज़ी से वृद्धि हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि लोग निवेश कम करते हैं क्योंकि पूंजी की सीमांत उत्पादकता कम होती है। तो एक समय ऐसा आ जाता है कि जो उद्यमी होते हैं उनके पास बढ़ी हुई बचत को निवेश करने के अवसर प्राप्त नहीं होते। जब निवेश नहीं होते तो दीर्घकालीन में जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो एक गतिहीनता की दिशा में बढ़ जाती है, एक जगह पे खड़ी हो जाती है। जब निवेश नहीं होता तो रोजगार के स्तर को बनाया भी नहीं रखा जा सकता। तो इसको हम दीर्घकालीन गतिहीनता कहते हैं। और उसी तरह जो क्लासिकल परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं वो कहते हैं कि सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता क्योंकि इस बात की भी आलोचना करता है क्योंकि अल्पकाल के अंदर उपभोग को बढ़ाया नहीं जा सकता। तो उस वक्त सरकार को आगे आना चाहिए, सरकार को निवेश करना चाहिए, सरकार का हस्तक्षेप ज़रूरी है अर्थव्यवस्था में संतुलन आने के लिए क्योंकि सब कुछ अपने आप जो है ऑटोमेटिक बैलेंस नहीं होता। और उसी तरह अर्थव्यवस्था के अंदर ये हमें बताता है आय जनरेशन की प्रोसेस को भी समझाता है कि जब अर्थव्यवस्था के अंदर हम शुरू में निवेश प्रारंभिक निवेश करते हैं, तो आय में वृद्धि जो होती है निवेश की कई मात्रा से कई गुना अधिक होती है, जिसको हम गुणांक कहते हैं।
क्योंकि ऐसे होता है कि जब लोगों को रोज़गार मिलता है, वो मार्केट के अंदर जाते हैं, खर्च करते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ती है, तो जिससे क्या होता है कि एक निवेश से इनकम कई गुना इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पे है के 1 1 माइनस एमपीसी, तो एमपीसी हमारा जितना ज़्यादा होगा, उतना ही हमारी इनकम के अंदर वृद्धि ज़्यादा होती है। इस नियम के मुताबिक देशों में जो अल्पविकसित देश होते हैं, उनके अंदर सीमांत भोग प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे निवेश के अवसर भी ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे निवेश को जो है प्रोत्साहन करना चाहिए। इसी तरह परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के मुताबिक जब हमने रोजगार को बढ़ाना है, बेरोजगारी है, तो हम नगद मजदूरी को कम कर सकते हैं। परंतु केन्स ने कहा कि जब हम नगद मजदूरी को कम करते हैं, तो मजदूरों को मिलने वाली आय कम हो जाती है, तो पूंजीपतियों की आमदन बढ़ जाती है और पूंजीपति उनके पास सब कुछ पहले से ही होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनकी सीमांत भोगपट्टी कम होती है और जिसके कारण कुल मांग में वृद्धि नहीं होती और उत्पादन तथा रोजगार बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो जाता है और जिसके कारण बेरोज़गारी तथा महामंदी फैलने की संभावना बढ़ जाती है।